नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत प्रमुख उपन्यास गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, उसके संपूर्ण विश्लेषण को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गोदान और मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है। तो जो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। और जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति का जो जीवन परिचय शुरू होता है उनके जन्म से शुरू होता है। और जन्म की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मोटी बात पकड़िए, और हमेशा हम लोग इसी रूप में याद करते हैं कि 80 में मुंशी, इन्हीं के 1880 में, और मुंशी जो होता है उसके पास 36 बुद्धि होती है, इन्हीं की 1936 में इनका देहांत हो गया। दिमाग में रख लीजिएगा। और यह जो आपका गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास भी 1936 में ही लिखा गया है ना। गाय का दान करो, प्रेम से करो, 36 यत्न करके या 36 कोशिश करके दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसी वर्ष इनका देहांत भी हो गया था, ठीक है ना। जन्म स्थान की बात करें तो लमही ग्राम, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, और पिताजी का नाम था अजायब राय। तो ये बातें दिमाग में रख लीजिएगा। तो 80 में मुंशी, 36 बुद्धि होती है। और कहाँ पर, बोले लामे ही जन्मे थे, लमही वाराणसी में। क्या था, धनपत राय। पिता का नाम है ना क्या था, अजायब राय, और उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उर्दू और फारसी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। और बंगला उपन्यासकार जिनका नाम था शरत चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया था, इन्हें उपन्यास सम्राट कह करके संबोधित किया था। दिमाग में रखिएगा, बंगला उपन्यासकार शरत क्या किए, उपन्यास सम्राट कह करके संबोधित किया था। मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने तिलस्मे होसुरबा पढ़ लिया था। तो प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत वहीं से की है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। 1908 ईस्वी में उनका कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि राष्ट्र का विलाप नामक प्रकाशित हुआ था, जिसे वर्ष 1910 ईस्वी में अंग्रेजी शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई थी। इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी की बात करें तो सौत 1915 में, अंतिम कहानी कफन 1936 में, और बात करें प्रेमा 1907 में। तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी में रूपांतरण है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। और सेवा सदन की बात करें तो 1918 में इनके उर्दू उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी में रूपांतरण है। और उपन्यास से संबंधित जो आपको उपन्यास विधा है, वहाँ पे संपूर्ण उपन्यास को हमने विस्तृत रूप से और बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको याद कराने का प्रयास किया है। तो उपन्यास विधा में जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। सभी उपन्यासों को एक एक करके हमने बहुत विस्तृत तरीके से और ट्रिक की सहायता से याद कराया है, ठीक है। अब इन्होंने जो है एक हंस पत्रिका का भी संपादन किया है। रचना कर्म की बात करें तो सबसे पहले आप उपन्यास को देखेंगे, और उपन्यास इनके है ना, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला 1926 होना चाहिए, यहाँ पे 1926 कर लीजिएगा, कायाकल्प 1927, गबन बात करें तो गबन 1931 में लिखा गया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। क्रमभूमि की बात करें तो 1933, और गोदान 1936। आगे आप देख रहे हैं मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है, ठीक है। अब कैसे दिमाग में रखा जाए कि आसानी से याद हो जाए। देखिए भाई, प्रेमा की बात करें तो प्रेम से साथ साथ रहो। सेवा सदन में हमने बताया था कि 18 जन रहते हैं सेवा सदन में 18 जन मैंने 1918 में। प्रेमाश्रय की बात करें तो गाय प्रेम से रहते हैं, गोयाश्रम की आपका उसका अनुवाद किया गया है ना। तो प्रेमाश्रय, प्रेम का आश्रय होता है, दोनों के बीच में दो, ठीक है ना। रंगभूमि में तू पहुँच। अब निर्मला की बात करें तो 26 की निर्मला, 27 में कायाकल्प हो जाता है, 28 नहीं बल्कि गबन क्या होता है, हमने बताया था कि 3 वर्ड मिल करके, 1 2 3 वर्ड, ग ब न 3 वर्ड मिल करके एक, और 3 का 1 कर दोगे तो गबन हो जाएगा। 31
कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि में आप लग जाओ तन मन धन से तीनों से, यानी कि 1933 में लिखा गया है। और गोदान की बात करें जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1936 में, है ना। प्रेम से क्या करो, गोदान करो, 36 यत्न करके करो, यानी कि गोदान 1936 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और मंगलसूत्र इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रमुख कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद जी के मरणोपरांत इनकी कहानियाँ जो हैं मानसरोवर नामक, है ना, संग्रहित की गई है मानसरोवर में, जो कि 8 खंडों में है। सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, से दिमाग में रख लीजिएगा। नमक का दरोगा 1913-14 में, कहीं कहीं 13 मिलेगा, कहीं कहीं 14 मिलेगा, तो 13 नमक खाया है 13। प्रेम प्रसून आप देख सकते हैं। पूस की रात की बात करें तो पूस की रात भी इनका, है ना, एक कहानी है जो कि 1930 में लिखी गई है। कफन अभी आपने देखा 1936, है ना, 36 निकल के कफन आप लाते हैं, और इसको भी चाहे तो देख लीजिए, है ना। सप्तसरोज की बात करते हैं तो सप्तसरोज आप देखेंगे 1917 में। नवनिधि की बात करेंगे, नवनिधि 17 में है। प्रेम पूर्णिमा 18 में है। और बड़े घर की जो बेटी होती है वो 34 साल की होती है। 3-4, ठीक है ना, 3-5 नहीं करती बल्कि 3 का 4 करती है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे दिमाग में आ जाएंगे। 3 नाटक इन्होंने लिखा है, जिनमें संग्राम 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम की बेदी 1933 में, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न इनके जो रचना क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। और एनटीए नेट की बात करें तो इसमें क्रम मिलाने के लिए पूछता है, ठीक है ना, तो क्रम मिलाना तो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं गोदान उपन्यास के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। और गोदान उपन्यास का सबसे पहले आप लोग सारांश सुन लीजिए। अब गोदान की आपने देखा कि 36 में किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, ठीक है ना। तो गोदान का सारांश की बात अगर की जाए तो गोदान उपन्यास से उस समय का चित्रण किया गया है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। होरी नामक एक नायक है जो कि इसकी एकमात्र अभिलाषा थी कि एक गाय लेने की, और गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा का भी सूचक थी कि गाय आ जाएगी तो एक तो संपत्ति उसको मिल जाएगी, उसके साथ साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी रहेगी। इसके चलते वो पड़ोस के गांव के जो कि भोला थे, तो भोला से होरी ने जैसे तैसे करके एक गाय उधार ले ली। लेकिन होरी के भाई ने ईर्ष्यावश क्या किया कि उस गाय को जहर दे करके मार डाला। अब जिससे क्या हुआ, होरी पर विपत्तियों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा। और इसी गाय के कारण जो है होरी का जो लड़का था जिसका नाम था गोबर, और भोला की पुत्री जिसका नाम था झुनिया, तो दोनों के बीच में प्रेम हुआ था। और प्रेम हम शादी हुई, और शादी से पहले ही एक लड़का भी पैदा हो गया था। तो बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होती है जिसमें होरी पर 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज का डांड, जिसे आज के समय में पेनाल्टी कहते हैं, है ना, पेनाल्टी लगा दी गई। और इसके बाद जो गोबर है झुनिया को चुपके से छोड़ करके कहाँ चला जाता है, शहर चला जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा लोक लज्जा का भय होता है। और शहर जो कि कहाँ से शहर लखनऊ में जाता है ना, जिसके कारण गोबर के पिता होरी को समाज का को भाजन बनना पड़ता है, और पुलिस को भी रिश्वत देनी पड़ती है। अब जब रिश्वत देनी पड़ी तो परिणाम यह हुआ कि कर्ज भी लेना पड़ा। अब जो है इसके साथ ही जो इनका भाई है हीरा के परिवार का भी पालन पोषण होरी ही कर रहा है। भोला की खरी खोटी भी इसको सुननी पड़ रही है, क्योंकि उसकी बिटिया के साथ जो है ना, इनके लड़के ने प्रेम किया, शादी किया और अब छोड़ करके भाग गया है घर पर। तो किसान से एक मजदूर बन गया। अब अंत में होरी अपनी प्रशंसशीलता के चलते जो है मड़ासन स्त्री में घर लाया जाता है, और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी जिसका नाम धनिया है, धनिया से अपेक्षा करते हैं कि वह होरी की जो अंतिम समय है, तो ऐसे समय में उसकी अंतिम इच्छा यानी कि गोदान करे। तो अब यही प्रश्न बनता है कि इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इनसे गोदान करा लिया जाएगा। अब बात यही आती है कि जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी अपने जीते जी नहीं पूरा कर सका, उसी गाय को उससे दान में मांगा जा रहा है ना। यह बहुत बड़ी विडंबना ही तो है। तो किसान जीवन की इस ट्रेजेडी को ही प्रेमचंद जी ने जो है प्रस्तुत किया है। तो ये मुख्य बात यही है कि जिस गाय को होरी जीते जी नहीं प्राप्त कर सका, उसके मरने के बाद जो है उसी गोदान
को धर्म के ठेकेदार उससे करवाने की चेष्टा करते हैं, इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ, जो कि हिंदी ग्रंथ के रत्नाकार कार्यालय बंबई द्वारा किया गया। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। गोदान को मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन का उपन्यास माना जाता है और इस उपन्यास में 2 कथाएं एक साथ चलती हैं। एक ग्रामीण कथा है जो कि मुख्यतः है, और दूसरा नगर की कथा है जो कि गौड़ है, वो भी आंशिक रूप से इस उपन्यास में चलती है साथ साथ। गोदान में प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद तीनों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। कई समालोचकों ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का भी दर्जा दिया है, बिल्कुल उस पर खरा उतरती है। गोदान किसान के होने वाले शोषण का चित्रण है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से जमींदार और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से आने वाले जो धन नगर के विलास में खर्च करते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि नगर के लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव पर ही निर्भर हैं। ठीक है ना। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था के चलने वाले शोषण और उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। गोदान एक भारतीय किसान जिसका नाम होरी है, होरी के संपूर्ण जीवन इसमें है। तो इसमें उसकी जो आकांक्षा, निराशा, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जगता चित्र उपस्थित किया गया है। ठीक है ना। तो संसार की बात करें तो विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, इसका प्रकाशन हुआ है। उपन्यास के प्रमुख पात्र देखेंगे तो आपको होरी मिलेंगे, जो कि गोदान का नायक है और किसान है। धनिया होरी की पत्नी है और गोबर की माँ है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। सोना की बात करें, होरी की पुत्री है, बड़ी पुत्री है, और ये पुत्री जो है बात करें तो 12 वर्ष की है। दूसरी है रूपा, जो कि होरी की छोटी लड़की है, छोटी पुत्री है, 6 वर्ष की है। तो दिमाग में रखिएगा। गोदान का नायक बात करें होरी, तो होरी की उम्र 40 वर्ष है, और गोदान की नायिका आप कह सकते हैं धनिया, धनिया की उम्र 36 वर्ष है, और गोबर 16 वर्ष का है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और सोना को आपने भी देखा ही है, सोना 12 वर्ष की है और रूपा 6 वर्ष की है। राय साहब की बात करें तो राय साहब जमींदार सिमरी गांव के निवासी हैं, ध्यान में रखिएगा। दाता दिन एक महाजन है। दाता का नाम ही दिया है, दाता मैंने देने वाला, जो कि कर्ज वगैरह देता है। और मेहता होरी गांव जहां ग्रामीण वर्ग के प्रतिनिधित्व है वहां से संबंधित है। इनके अलावा आप ढेर सारे पात्र आप देखेंगे गोदान में हैं। भोला है जो कि झुनिया का पिता है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, बगल वाले गांव का है, तो वहाँ का मुखिया है। लोग इसको महतो कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है ना। वही झुनिया की बात करेंगे, जो कि गोबर से प्रेम करती है, गोबर की पत्नी, और भोला की विधवा पुत्री है, और गोबर इसे झुना कहकर बुलाता है। वहीं आप बात करेंगे हीरा की, तो गोबर का चाचा है और होरी का भाई है, जिसने गाय को जहर देकर के मारा था। और वहीं पुनिया को देखेंगे, हीरा की पत्नी पुनिया है। शोभा एक पात्र है जो कि होरी का भाई है। सिलिया आप देखेंगे इस उपन्यास में मिलेगी, जो कि एक चमारन जात की है, और पंडित माता दीन की प्रेमिका है। और माता दीन कौन? यही माता दीन जो कि दाता दीन के पुत्र हैं। मिस्टर खन्ना को देखेंगे तो मिस्टर खन्ना साहब बैंक में मैनेजर हैं, है ना, उनको भी देख देंगे। मालती देखेंगे तो मालती जी मिलेंगी, जो कि पूंजीवादी समाज की नारी स्वरूप में परिवर्तन को उद्घाटित करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह सिमरी गांव के हैं, है ना। पंडित दाता दीन, वही पंडित दाता दीन जो कि लोगों को कर्ज वगैरह देते हैं, 70 वर्ष की उम्र है। ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। पंडित ओमकार नाथ त्रिपाठी मिलेंगे आपको, जो कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं, ये भी देखने को मिलेंगे। आप एक पात्र देखेंगे श्याम बिहारी, जो कि पेशे से वकील हैं। मिर्जा खुर्शेद आपको मिलेंगे, जो कि बिल्कुल दिल्लगीबाज हैं, बेफिक्र व्यक्ति हैं, और राय साहब के मित्र हैं। इनकी जूते की दुकान है। एक पात्र, छोटा सा पात्र आपको मिलेगा सरोज, जो कि मालती की बहन है। पंडित नोखेराम आपको दिखाई देंगे, जो कि जमींदार कारकुन गांव के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, ये भी देखने को मिलेंगे। झंगुरी सिंह नामक एक पात्र आपको मिलेगा, जो कि 50 वर्ष का है और गांव का महाजन है। एक गंडा सिंह मिलेंगे, जो कि हल्के का थानेदार गंडा सिंह है। नोहरी एक पात्र आता है उपन्यास में, जो कि भोला की दूसरी पत्नी है नोहरी। पाटेश्वरी का नाम आपको देखेंगे, जो कि कायस्थ है और गाँव का पटवारी। मंगरू शाह मिलेंगे। अब देखिए मंगरू शाह, मंगर को पैदा हुए होंगे, मान लीजिए मोटा मोटा, गांव का सबसे धनी व्यक्ति मंगरू है, ध्यान में रख लीजिएगा। और दुलारी साहूआइन गांव की साहूकारिन है। चुहिया एक पात्र मिलता है, जो कि झुनिया जब शहर गई है लखनऊ में, तो उसके बगल की रहने वाली पड़ोसी है, जिसका नाम चुहिया है।
तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे उपन्यास में। और आगे अगली बार जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिमाग में इसको भी रख लीजिएगा। अब गोदान और प्रेमचंद से संबंधित कुछ साहित्यकारों के कथन हैं। जैसे मुंशी जी किसानों के कवि हैं, उनका सुख दुख शारीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाला व्यक्तित्व है गुलाब, ठीक है ना। अब देखिए सुख दुख का, किसानों के सुख दुख का बिल्कुल प्रतीक कौन? गुलाब। दिमाग में रख लीजिएगा गुलाब। जहाँ पर देखिएगा कि मुंशी जी किसानों के कवि हैं और सुख दुख में शारीक होते हैं, सुख दुख में शरीक, तो गुलाब 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 फार बाबू गुलाब राय जी ने ये पंक्ति कही है। गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है और वह सामान्य और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर चला। प्रेमचंद जी का ग्राम्य जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्धहस्त हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। विशंबर मानव, ठीक है ना। गोदान भारतीय जीवन का दर्पण, या विशंबर मानव ने कहा, भारतीय जीवन का दर्पण विशंबर मानव ने कहा, ध्यान में रख लीजिएगा। मैं कम्युनिस्ट हूँ किंतु मेरा कम्युनिज्म में केवल इतना ही है कि हमारे देश में जमींदार सेठ आज जो कृषकों के शोषक हैं ना रहें। मुंशी प्रेमचंद। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मेरा कम्युनिज्म प्रेमचंद। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मेरा कम्युनिज्म प्रेमचंद ने कहा है खुद ही। अब कानून कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए बिल्कुल पैदा हुए हम। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, ठीक है। कानून कहता है हम तो बैल हैं जुतने के लिए। ये बातें कौन कह सकता है? मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं। मैं कम्युनिज्म हूँ, कौन? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे गोदान और मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित अगला कथन है कि उद्दात का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से ही नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो मोटी मोटी बात इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेमचंद और उनके उपन्यास से संबंधित यह कथन किसके हैं? कौन सा कथन? कि उद्दात का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से ही नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है। ऐसा कहने वाले रामविलास शर्मा हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि उद्दात का सृजन योद्धाओं का है ना, योद्धाओं से नहीं। कौन? रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कथन आप देख पा रहे हैं कि होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भागीरथ प्रयत्न की गाथा है। तो दिमाग में रखने वाली बात है और इसको भी रामविलास शर्मा जी ने ही कहा है। तो दिमाग में रखिएगा कि होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है। किसने कहा है? तो होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा है। और गोदान उसके भागीरथ प्रयत्न की गाथा है। कौन कहे हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कहे हैं। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे एक कथन और आप देख पा रहे हैं कि महाकाव्य का संपूर्ण वातावरण वीर भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही उसे राष्ट्रीय जीवन और आदर्शों का प्रतिबिंब या मुकुट कहा जा सकता है, और गोदान में इस प्रकार की वीर भावना का अभाव है। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। तो मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा कि गोदान में इस प्रकार की वीर भावनाओं का अभाव कौन कह सकते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी कह सकते हैं। और महाकाव्य का जो संपूर्ण वातावरण वीर भावना से ओतप्रोत है या ओतप्रोत होने के कारण कौन कह सकते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मोटा माटी दिमाग में रख लीजिएगा। जहाँ पे वीर भावना की बात आ जाएगी तो वीर भावना देखिएगा तो नंद दुलारे वाजपेयी की है ना कथन के अंतर्गत आता है। तो मोटा मोटा क्लू आप देखिएगा। अगर उद्दात सृजन योद्धाओं केवल योद्धाओं की बात आ जाए, रामविलास शर्मा हम। होरी का चरित्र अजय किसान का चरित्र, रामविलास शर्मा को आप ले लीजिएगा। महाकाव्य का संपूर्ण वातावरण जहाँ पे देखिए कि वीर भावना तो वीर भावना जहाँ पे आ जाए वहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी को आप रखिएगा और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। प्रकार से अब तक आपने गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचना कर्म आदि को देखा। उसके बाद आपने गोदान उपन्यास का जो संक्षिप्त सारांश भी देखा है। पात्रों का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। उसके अलावा गोदान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य कथन थे उसे भी हम लोगों ने मोटे तौर पर देख लिया है, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है
या आप कह सकते हैं कि बिंदु है कि जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे, जिनमें सबसे पहला या प्रमुख पात्र जिसे आप कह सकते हैं कि नायक होरी। होरी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वहां से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे केवल आप सुन लें और अगर आप आवश्यकता समझिएगा तो अपनी जो नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है तो थोड़ा सा हम लोग तेजी के साथ इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। बात करें होरी की, तो होरी गोदान उपन्यास का प्रधान पात्र है, इसे आप नायक भी कह सकते हैं, जो कि अवध प्रांत का एक छोटा सा गांव है बेलारी गांव, उस बेलारी गांव का रहने वाला है और होरी के पास 5 बीघा जमीन है। इसके साथ ही वह कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रतिनिधि है। इसके चरित्र में 2 गुण हैं। पहला गुण तो है वह शाश्वत गरीबी और परिश्रम करने वाला, दिल से इच्छा शक्ति रखने वाला एक किसान है। दूसरा, होरी जो है राय साहब का आगसी है और भाग्यवादी भी है, यानी कि राय साहब के यहाँ आना जाना इसका रहता है, उनकी आप कह सकते हैं खुशामद में भी लगा रहता है, ठीक है ना। और गोबर से एक बार उसने कहा भी था कि परमात्मा ने हमें जो है गरीब बनाया है, ये बात भी उसने कहा है, तो गरीब बनाया मतलब परमात्मा ने बनवाया है, इसका मतलब भाग्यवादी है। और होरी की बात करें तो एक निहायत ईमानदार और सीधा साधा कृषक के रूप में दिखाया गया है, परंतु उसमें भी कुछ दुर्गुण भी है। वह पक्का स्वार्थी है और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं जब बांस के संदर्भ में होरी प्राचीन मान्यताओं, संस्कारों, रूढ़ियों से झगड़ा होता है। और झुंझुनू के प्रकरण में आपने जब देखा था ना कि जब बिरादरी उसे दंड देती है और कहती है कि उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो अपने हुक्का पानी आज को खुलाने के लिए अपनी सारी उपज जो है पंचों को दान कर देता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके स्वार्थपन या स्वार्थी होने का संकेत मिल जाता है, ठीक है ना। आगे देखा जाए तो एक अभिलाषी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी आप देख सकते हैं कि होरी की एकमात्र अभिलाषा थी कि उसके पास एक गाय हो, और इसी को पूरा करने के लिए उसने भोला से गाय उधार लिया। और जब बात करते हैं कि धनिया विरोध करती है कि इस गाय को द्वार पर ना बांधो, तो द्वार पर बांधता उसके विरोध करने के बाद भी। और एक बात वहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ईर्षालु भाई है, या आप कह सकते हैं ईर्षा बस होकर के होरी का भाई जिसका नाम था हीरा ने गाय को विष यानी कि जहर खिला दिया और गाय मर जाती है। तो इस प्रकार से किसान जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि छोटी सी अभिलाषा भी पूरी नहीं होती है और मृत्यु के अवसर पर गोदान करने के लिए कहा जाता है। तो होरी परिवार की मर्यादा का रक्षक भी है। एक बार आप देखेंगे कि कब वह जानता है कि उसका भाई हीरा ने गाय को जहर देकर मारा है, लेकिन इस बात को वह सार्वजनिक नहीं करता है, पंचों के सामने इसको प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण आपको और मिलेगा कि होरी ने क्या किया, सिलिया को अपने घर में रखा था। सिलिया को आप जाने हैं, एक जात चमारिन जात की थी, ठीक है ना। दाता दिन के पुत्र जो हैं माता दिन से उनका प्रेम प्रसंग था, ये भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो सिलिया को भी अपने घर में पनाह देते हैं, जबकि उनके यहाँ बहुत आर्थिक तंगी है, उस पर भी इन्होंने त्याग और मानवता को दिखाया है। झुनिया के प्रसंग को भी आप जानते हैं कि इनका लड़का जो गोबर है, गोबर ने झुनिया से प्रेम किया था और प्रेम करते हुए अपने घर पर जब लाया तो उसको भी इन्होंने अपने घर में रखा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ढेर सारी चीज़ें आपको होरी के जो है चरित्र से संबंधित आपको दिखाई देती हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि होरी एक भाग्यवादी चरित्र वाला व्यक्ति है जो जीवन में आने वाली समस्त स्थितियों को झेलता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उपन्यास का नायक होरी। उपन्यास में अगर बात की जाए तो होरी का गांव बेलारी गांव है। बात करें होरी के पास कितनी ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है। होरी की पत्नी का नाम, तो होरी की पत्नी का नाम धनिया है। और देखिए थोड़ा सा पूर्व आप चलेंगे तो लोग अपनी पत्नी को धनिया कहते थे, है ना। तो होरी एक ट्रिक बनाइएगा, होरी धनिया कहेगा। और होरी और धनिया का एक पुत्र था गोबर गणेश, तो गोबर दिमाग में रखिएगा, गोबर, है ना। गोबर माने मूर्ख टाइप का, तो क्लू बना लीजिएगा कि होरी अपनी पत्नी को धनिया कहता था, धनिया फॉर धनिया नाम हो जाएगा। और दोनों का एक पुत्र था बिल्कुल गोबर जैसा था, गोबर, है ना। गोबर आज के कहते हैं मूर्ख को गोबर कहते हैं आप, तो दिमाग में रखिएगा गोबर था, तो गोबर पुत्र हो जाएगा। और रूपा बड़ी पुत्री है, छोटी पुत्री सोना है। और गोबर ने किससे प्रेम किया था,
झुनिया से, दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटा माटी अगर देखा जाए होरी से संबंधित प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरे पात्र की चर्चा अगर हम करें तो मेहता साहब हैं, और मेहता साहब की बात करें तो ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और राय साहब के मित्र हैं। वही राय साहब जो कि बिलारी गांव में कौन है, तो बिलारी गांव में आपने देखा कि होरी किसान रह रहा है, और इसी से 5 मील दूर पर सिमरी गांव है, और सिमरी गांव में राय साहब रहते हैं। तो राय साहब के यहाँ ही होरी का आना जाना बना रहता है। जब भी कोई त्यौहार पर्व उत्सव मनाया जाता है तो उनके यहाँ जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मेहता साहब दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, राय साहब के मित्र हैं, और मेहता जी की एक विशेषता है कि अविवाहित भी हैं और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक हैं। स्वयं प्रेमचंद के व्यक्तित्व की झलक इनके चरित्र में मिलती है ना। और मिस्टर जो मेहता साहब हैं ये शोषण का विरोध करते हैं और संप्रदाय का समर्थन भी नहीं करते हैं, किसी भी संप्रदाय का समर्थन नहीं करते हैं। और उनकी मानता है कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और रहने भी चाहिए। विरोध की चेष्टा करना जो है मानव जाति का सर्वनाश है। वे आधी रात को सोते हैं और घड़ी को उठ जाते हैं, मतलब एक आध घड़ी रह जाती है तभी जग जाते हैं। आप कह सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग गेटअप, ठीक है ना। और वे उदार व्यक्ति हैं और सामाजिक कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए, एक तो उदार व्यक्ति हैं और जो सामाजिक कल्याण है उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेहता जी की बात करें तो नारी विषयक कुछ विचार इनके हैं जो प्रेमचंद के नारी विषयक भावना को व्यक्त करते हैं, है ना। एक बार की बात है कि ये मेहता साहब जो है खुर्शेद को जान रहे हैं, जिसकी जूते की दुकान थी, कुछ मिजाजी व्यक्ति है। तो खुर्शेद से कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी सुंदर है उसी की प्रतिमाओं को मैं स्त्री कहूँगा। मैं उससे आशा करता हूँ कि मैं उसे मार भी डालूँ तो भी उसमें प्रतिहिंसा का भाव ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी पराई स्त्री से प्रेम करूं तो ईर्ष्या का भाव ना आए। तो ऐसी स्त्री के चरणों में गिर जाऊंगा और सब कुछ अर्पण कर दूंगा। ऐसा ख्याल मिस्टर मेहता जो है नारी के प्रति रख रहे हैं। तो इसे भी देख लीजिएगा। कभी कभी ये कथन पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, किसने कहा है, ठीक है। तो मेहता जी के कथन है। दूसरी चीज है कि मेहता जी ने जो मालती के उद्योग से नगर में स्थापित एक वुमेन्स लीग में भाषण देते हुए महिलाओं को सुझाव दिया है कि वे पश्चिम का अंधा अनुकरण ना करें, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण ना करें। साथ ही उनकी मानता है कि जो स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से श्रेष्ठ है। ये बात भी दिमाग में रखने योग्य है कि स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। किसने कहा है? मिस्टर मेहता ने कहा। कब कहा? वुमेन्स लीग में भाषण देते समय इन्होंने कहा है, ठीक है ना। साथ ही मेहता जी का विचार है कि नारी केवल माता है और मातृत्व संसार की सबसे बड़ी समस्या है। विवाह एक समझौता है जिसे तोड़ने का अधिकार ना तो स्त्री को है ना तो पुरुष को है। अब यहाँ पे एक बातें और आ जाती हैं कि बात आई यही कि प्रेम कह रहे हैं कि प्रेम सीधी और साची गाय नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मिस्टर मेहता जी ने कहा है कि प्रेम सीधी और साची गाय नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा और परीक्षा में पूछ भी लिया जा सकता है, और नहीं तो इन सब बिंदुओं को आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे मालती जैसी युवती भी मेहता के संपर्क में आकर के इतनी बदल जाती है कि सेवा और त्याग की साक्षात प्रतिमा हो जाती है। मेहता नकली जिंदगी का भी विरोध करते हैं, इसलिए राय साहब जैसे रंगीन शियारों को अच्छी तरह फटकारते हैं। तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि राय साहब को भी इन्होंने एक बार फटकारी है। कौन? मिस्टर मेहता ने, ठीक है ना। तो अब मेहता इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि मेहता कौन है? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, राय साहब के मित्र हैं, अविवाहित हैं, बुद्धिजीवी हैं, और नारी के विषय में आपने देखा है ना कि उन्होंने क्या कहा। पहला कहा कि संसार में जो कुछ भी सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे आशा करता हूँ कि उसे अगर मार डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी पराई स्त्री से प्रेम करूँ तो ईर्ष्या का भाव ना आए। तो ऐसी स्त्री के चरणों में गिर जाऊंगा और सब कुछ अर्पण कर दूंगा। कौन कह रहा है? मिस्टर मेहता जी कह रहे हैं। दूसरा आपने देखा कि वुमेन्स लीग में भी उन्होंने एक भाषण दिया था, है ना।
तो उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। तीसरी बात आपने देखी है कि प्रेम, उन्होंने कहा कि प्रेम सीधी साधी गाय नहीं है, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता, ये बात देखिएगा। और मालती भी इनके संपर्क में आकर के जो है बदल जाती है, सेवा भाग और त्याग की मूर्ति बन जाती है। तो ये बात भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पात्र आप देखेंगे, तीसरे पात्र के रूप में राय साहब हैं। ये अवध प्रांत के एक जमींदार हैं और जमींदार, इसमें वे सभी विशेषताएं तथा गुण मौजूद है जो एक कामवेश जमींदार में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं जैसे सभी जमींदार हैं उसी प्रकार से ये जमींदार हैं। ये सिमरी गांव में रहते हैं और काउंसिल में मेंबर हैं और एक चतुर व्यक्ति हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इन्हें बात करें तो अच्छी तरह से पता है कि जमींदारी प्रथा अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। होरी के समक्ष वे कहते हैं कि तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं प्रदर्शन छोटे हैं। देखिए ये बात दिमाग में रखिएगा कि तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो लेकिन हमारे नाम बड़े हैं प्रदर्शन छोटे हैं। ये बात किसने कही है? राय साहब ने कही। किससे कही? होरी से कही है, ठीक है ना। अब हमारे चचेरे फुफेरे मौसेरे भाई रियासत के जो बदौलत मौज उड़ा रहे हैं वे सब मुझसे जलते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। आगे प्रेमचंद ने राय साहब को रंगा सियार कहा है, अर्थात देखने में अन्य जमींदारों से अलग लगते हैं किंतु स्वभाव में उतने ही क्रूर निर्दयी स्वार्थी जमींदार हैं, ठीक है ना। और उनका संबंध नगर के मेहता साहब से है, खन्ना साहब से है, एक संपादक है ओमकार नाथ उनसे है, श्याम बिहारी नामक एक पात्र आप देखेंगे उनसे है, खुर्शेद जो कि जूते चप्पल की दुकान है उनसे भी इनका संबंध है। और मालती जिसे आपने देखा है ना कि जो कि पाश्चात्य ख्यालों की महिला है, पेशे से डॉक्टर हैं, तो उनसे भी इनका संपर्क है। तथा गांव में होरी और दाता दिन वही जो बनिया है, लोगों को है ना क्या ब्याज पर पैसे वगैरह देता है। नोखेराम इन्हीं के गांव का है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि राय साहब उन हिंसक पशुओं के समान है जो गर्जने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गया है। तो दिमाग में रखिएगा कि रामविलास शर्मा जी ने राय साहब के विषय में, उनके चरित्र के विषय में ये बात कही है कि राय साहब उन हिंसक पशुओं के समान हैं जो गर्जने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। इन्हीं की कोई बात एक कड़वी नहीं कहते हैं लेकिन मीठी छुरी जिसे आप कहते हैं, मीठी छुरी का प्रयोग करते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, इस प्रकार के इंसान हैं। एक बार आप देखेंगे कि गोबर भी उसकी गुर्जरता पर कहता है कि जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर नहीं रखता है, महलों में नहीं रहता है, हलवा पूरी नहीं खाता है, ये सब केवल दिखावा है। कहने का आशय है कि राय साहब के चरित्र के बारे में भी जो होरी के लड़का है गोबर ने भी ढेर सारी बातों का अध्ययन किया है और ये बात कही है कि जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर कार नहीं रखता है, महलों में नहीं रहता है, हलवा पूड़ी नहीं खाता है, ये सब केवल दिखावा है। किसके विषय में कहा है? ये कहा है राय साहब के विषय में। किसने कहा है? गोबर ने कहा है। गोबर कौन? वही गोबर जो होरी और धनिया का लड़का है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गोबर की। तो चलिए भाई गोबर पे आ गए हम लोग। यह गोबर अर्थात नई पीढ़ी के ऐसे किसान के बेटे के रूप में चित्रित है जिसमें प्रगतिशील चेतना है। उसके विचार अपने पिता के विचार से मेल नहीं खाते हैं। उसे अपने पिता यानी कि होरी द्वारा राय साहब की चापलूसी करना अच्छा नहीं लगता है। अब गोबर जानता है कि जमींदार उसका शोषण करते हैं, यानी कि शोषक हैं। गोबर होरी की भांति सीधा साधा भी नहीं है, अपितु अपने भीतर विद्रोह एवं असंतोष की आग लिए हुए है। जमींदार एवं महाजन जैसे जोकों को मिटाने की बात भी करता है और सोचता रहता है। कौन? गोबर में रसिकता भी विद्यमान है और इसी रसिकता के बदले क्या होता है कि झुनिया इसे अच्छी तरह से परख लेती है और उसे अपने साथ उलझा लेती है। और जब झुनिया गर्भवती हो जाती है तो उसे घर पर छोड़ करके ये भाग जाता है और माता पिता का सामना नहीं कर पाता है। वह शहर गया और नगर में रहने लगा तो उसके अंदर एक राजनीतिक चेतना भी जागृत हो गई। वे गांव के पंचों से भी नहीं दबता है
तो आप कह सकते हैं कि गोबर शोषण चक्र को अच्छी तरह समझ गया है। जब दाता दीन ने 30 रुपया देकर दिया, मैंने कर्ज दिया था, तो दुगना तिगुना ब्याज वसूलने का जुगाड़ करता है। तो इस पर गोबर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है अपने पिता होरी से कि 30 रुपये दिए हैं, अब 200 रुपया लेगा, डांट ऊपर से और मजदूरी भी करवाएगा। तो गोबर भली भांति जानता है कि जमींदार, साहूकार और उसके जो गुर्गे हैं ये किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अन्याय का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोबर एक ऐसा युवक है जो अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध करता है। ये बात देखिएगा। और गोबर की उम्र देखिए, हमने चर्चा किया था जब चलचित्रण पात्रों का परिचय प्राप्त कर रहे थे, तो 16 वर्ष का है। दुनिया से प्रेम करता है, लखनऊ जाता है, वहाँ पर कार्य करता है। ठीक है ना, ये सब बातें दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपने गोबर के विषय में ये बातें देखी हैं। अगला पात्र जो है एक स्त्री पात्र के रूप में आप देख पा रहे हैं, धनिया है। और धनिया की बात करें तो उपन्यास की आप नायिका कह सकते हैं। अगर होरी नायक है तो उपन्यास की नायिका होरी की पत्नी धनिया। ठीक है ना, धनिया होरी की पत्नी के रूप में कृषक स्त्री के संपूर्ण वेदना को झेलती है, जिसे झेलने के लिए अभिशप्त है। धनिया बाहर से इस्पात जैसी कठोर, किंतु अंदर करुणा और ममत्व से भरा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको देखने को मिलेगी कि धनिया बाहर से इस्पात जैसी कठोर है, किंतु अंदर से करुणा और ममत्व से भरा हुआ है। ठीक है ना। अब प्रेमचंद जी लिखते हैं कि विपिनता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तीर था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर लेती है। सारे बाल पक गए हैं धनिया के, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी और जो सुंदर गेहुआ रंग अब रंग सांवला हो गया था, आंखों से कम दिखने लगा था। धनिया होरी के सीधेपन पर क्रोध प्रकट करती है। ये बात आप देखे हैं उपन्यास के अंतर्गत। जब धनिया होरी से लड़ती है तो रणचंडी भी बन जाती है और कहती है कि तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है दरोगा मेरा। और दरोगा जी कहते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, घर में तलाशी होने पर इसकी इज्जत जाती है और अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इज्जत नहीं जाती है। ऐसी बात दरोगा कहते हैं। अब होरी के जो इस परिस्थिति में धनिया से परास्त होना पड़ता है, यानी कि हर परिस्थिति में जो होरी है अपने पत्नी धनिया से परास्त हो जाते हैं। वह जानता है कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल है। होरी तो अपने भाइयों के आरोप चुपचाप सुन लेता है, पर धनिया मुंहतोड़ जवाब देती है। वह कहती है कि मैं 100 बार नहीं 1000 बार कहूँगी कि मेरे सामने अपने भाइयों का बखान मत करो। उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि मैं 100 बार नहीं 1000 बार कहूँगी कि मेरे सामने अपने भाइयों का बखान मत करो, उनका नाम सुनकर मेरे देह में आग लग जाती है। किसने कहा है? तो ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कौन कह सकता है? धनिया ने कहा है। किससे कहा है? होरी से कहा है। दिमाग में रख लीजिएगा। अब इस प्रकार देखें तो जुनिया और सिलिया को घर में आश्रय देने के कारण पंच उन पर दंड लगाती है। ये भी आपने देखा होगा, धनिया ने जुनिया को और सिलिया को अपने घर पर रखा था। ठीक है ना। अब उस पर भी ये कहती है, जब पंच ने क्या किया, दंड लगाया, तो कहती है कि पंचों, गरीब को जो सताकर सुख नहीं पाओगे और कौन जाने कब इस गांव में रहे या ना रहे, पर मेरा साप तुम्हें जरूर लगेगा। ऐसी बात धनिया ने कहा था, पंचों को कहा था। ठीक है। धनिया एक साहसी नारी है। होरी जहां पुलिस से डरता है, धनिया वहीं दरोगा को फटकार भी लगा देती है। धनिया में वो सभी मानवीय गुण हैं जो एक परिश्रमी, मेहनती और कर्तव्यपरायण, पतिपरायण, मातृत्व भाव से युक्त एक साहसी नारी में होता है। वो सारे गुण आप धनिया में देख सकते हैं। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो धनिया संबंधित प्रश्न ही पूछे ले जाते हैं कि धनिया पत्नी होरी की, माता गोबर की, रूपा और सोना की। ठीक है ना। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। और 36 वर्ष की उम्र है। ठीक है, होरी की 40 वर्ष है। अब आगे आते हैं, अगला पात्र जो है मिस मालती जी हैं।
और मालती जी की बात करें तो गोदान की गतिशील नारी है। प्रारंभ में वह चंचल तितली की तरह दिखाई देती हैं, किंतु बाद में प्रोफेसर मेहता के संपर्क में, ये प्रोफेसर मेहता जी हैं जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, अविवाहित हैं, अच्छे ख्यालात रखते हैं समाज और स्त्रियों के बारे में। तो कह रहे हैं कि प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर के सेवा और त्याग को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं और वह आधुनिक नारी का प्रतीक हैं। तो इंग्लैंड से डॉक्टर पढ़ करके आए हैं। प्रेमचंद ने मालती का जो चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी किसके विषय में कहा गया है, किसके चरित्र के विषय में कहा गया है? तो बिल्कुल मिस मालती के विषय में कहा गया है कि वह बाहर से तितली हैं और भीतर से मधुमक्खी हैं। मधुमक्खी माने मधु, मधु देने वाली है, ठीक है ना। उसके जीवन में केवल हंसी ही नहीं है, उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझे। वह शराब पीती हैं, दूसरों को भी पिलाती हैं और प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आने से उनका तितलीपन दूर हो जाता है और वह मधुमक्खी बन जाती हैं। ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। और वह मेहता से आकृष्ट हैं तथा उनके संपर्क में आने के बाद मालती के चरित्र में परिवर्तन हो जाता है और ग्रामीणों की सेवा में लग जाती हैं। इन्हीं की ग्रामीणों की सेवा अपने आप को सेवा में डुबो देती हैं और इस रूप से वह देवी के रूप में चित्रित हो जाती हैं, या आप कह सकते हैं कि देवी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने जो देखा कि मोटे मोटे जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, उनसे संबंधित ढेर सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। और इसमें से अगर कुछ प्रश्न बना तो आपकी परीक्षा में आपको लाभ पहुँचाएगा। इसके अलावा भी एक कथन जो है धनिया ने होरी से कहा था कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। और एक बड़ी अच्छी उक्ति होरी ने भी कही है कि जब अपनी गर्दन किसी दूसरे के पाँव के तले दबी हो तो उसको सहलाना ही चाहिए। तो ये भी कथन जो है होरी द्वारा इस उपन्यास के अंतर्गत कहा गया है, दिमाग में रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की इस वीडियो से थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत लाभ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।